नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड एवं जैव विकास। तो ब्रह्मांड विज्ञान या कॉस्मोलॉजी क्या होता है? ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान या कॉस्मोलॉजी कहते हैं। हमारी पृथ्वी इसी अनंत ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा सा अंग है। इसके बारे में भारतीय कंसेप्ट क्या है, भारतीय अवधारणा क्या है? अरबों साल पहले ब्रह्मांड नहीं था, सिर्फ अंधकार था। अचानक एक बिंदु प्रकट हुआ, फिर वह बिंदु मचलने लगा, फिर उसके अंदर भयानक परिवर्तन होने लगे और इसके अंदर विस्फोट होने लगे। शिव पुराण के अनुसार नाद और बिंदु के मिलने से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। नाद अर्थात ध्वनि और बिंदु का मतलब प्रकाश। और नाद कैसा था? अनाहत या अनहद, बिना किसी आहत या टकराहट से उत्पन्न होने वाली, उसको कहते हैं अनहद या अनाहत। तो नाद को अनाहत या अनहद ध्वनि कहा जाता है, जो आज भी सतत जारी है। इसी ध्वनि को हिंदू धर्म में ओम के रूप में व्यक्त किया गया है। तो शिव पुराण में क्या वर्णन आता है कि नाद और बिंदु के मिलने से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। नाद का मतलब ध्वनि, और ध्वनि कैसी? अनाहत, बिना किसी टकराहट से उत्पन्न होने वाली ध्वनि। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? किसी न किसी टकराहट या चोट की वजह से ध्वनि उत्पन्न होती है, लेकिन ये ध्वनि स्वयं उत्पन्न होने वाली ध्वनि थी, जो आज भी सतत जारी है। और इस ध्वनि को हिंदू धर्म में क्या कहा जाता है? ओम के रूप में व्यक्त किया जाता है। और प्रकाश कैसा था? बिंदु अर्थात प्रकाश, ये स्वयं प्रकाशित है। प्रकाश स्वयं प्रकाशित है, जिसे ब्रह्म प्रकाश या परमेश्वर का प्रकाश कहा जाता है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में कहा गया है, नासदासीनो सदासीत दानिम नासीद्रजो नो व्योमा परोयत किमा वरिवह कुहे कस्य शर्मन नंभः किमा सीद गहनम गंभीरम। जवाहरलाल नेहरू ने भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ऋग्वेद के इन्हीं सूक्तों का उल्लेख किया है। जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने इस सूक्त को उत्पत्ति का गीत कहा है। भारत एक खोज धारावाहिक के शीर्षक गीत के रूप में, तो पहले एक धारावाहिक आता था भारत एक खोज, तो उसके टाइटल सॉन्ग के रूप में इसका हिंदी अनुवाद निम्न रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो इस सूक्त का हिंदी अनुवाद क्या है? सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था, छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था, उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था। अर्थात सृष्टि के आदिकाल में न सत था, न असत, न वायु भी, न आकाश, न मृत्यु, न अमरता, न रात थी, न दिन। उस समय केवल वही था जो वायु रहित स्थिति में भी अपनी शक्ति से सांस ले रहा था। उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। तो ये ऋग्वेद में आता है। उपनिषद में क्या आता है? ब्रह्म, ब्रह्मांड और आत्मा, ये तीन तत्व हैं। ब्रह्म शब्द ब्रह्म धातु से बना है, जिसका अर्थ है बढ़ना या फूट पड़ना। ब्रह्म वह है जिसमें संपूर्ण सृष्टि और आत्माओं की उत्पत्ति हुई है, या जिसमें से ये फूट पड़े हैं। विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का कारण ब्रह्म है। स्वामी विवेकानंद ने, क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने अद्वैत में ज्ञान को किस प्रकार समझाया?
स्वामी विवेकानंद ने वैदिक ज्ञान को समझाते हुए कहा कि चेतना ने एक से अनेक होते हुए ब्रह्मांड का निर्माण किया। तो स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं कि पहले केवल चेतना थी और उसने एक से अनेक होने का, उससे एक से अनेक होने का संकल्प हुआ, जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव व वस्तुएं दिखाई देती हैं, मगर वे मूल रूप से उस चेतना के ही रूप हैं। इस विश्वास को अद्वैत कहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि सृष्टि की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ, इस प्रश्न का उत्तर कई बार दिया गया है और अभी कई बार और दिया जाएगा। हर प्रयास के साथ अद्वैतवाद पुष्ट होता जाएगा। सृष्टि का नियम क्या है? सृष्टि में चारों ओर नज़र दौड़ाने पर देखते हैं कि हर वस्तु एक बीज से प्रारंभ होती है, विकास करते हुए अपने चरम पर पहुंचती है तथा अंत में बीज बनाकर नष्ट हो जाती है। पक्षी एक अंडे से अपना जीवन प्रारंभ करता है और उसका अस्तित्व भी अंडे द्वारा ही आगे बना रहता है। अंडे और पक्षी का चक्र बार बार दोहराया जाता है। यही संपूर्ण सृष्टि का नियम है। परमाणु जिस प्रकार बनता है उसी प्रकार ब्रह्मांड भी बनता है। प्रत्येक कार्य के पीछे उसका कारण छिपा होता है। कारण सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं देता है। तो कोई भी कार्य, उसके पीछे क्या होता है? कारण होता है। कारण सूक्ष्म होता है इसलिए दिखाई नहीं देता। महर्षि कपिल ने कहा है कि नाशय कारणालय है, अर्थात किसी का नाश होने का अर्थ है उसके अपने कारण में मिल जाना। जिस कारण कोई भी चीज़ बनती है, जब वो नष्ट होती है तो उन्हीं कारणों में मिल जाती है। मनुष्य का मरना भी उसका पंचभूतों से मिलना है। पंचभूतों के कारण ही मनुष्य का शरीर बनता है। तो मनुष्य का मरना भी क्या होगा? उसका पंचभूतों में विलीन होना है। वृक्ष से बीज बनता है, मगर बीज तुरंत ही वृक्ष नहीं बन सकता। बीज को भूमि में कुछ इंतजार करना होता है, अपने को तैयार करना होता है। इसी प्रकार ब्रह्मांड भी कुछ समय के लिए आवश्यक अव्यक्त भाव से सूक्ष्म रूप से कार्य करता है। इसे ही प्रलय या सृष्टि के पूर्व की अवस्था कहते हैं। जगत के कुछ समय सूक्ष्म रूप में रहकर फिर प्रकट होने के समय को एक कल्प कहते हैं। तो जगत कुछ समय सूक्ष्म रूप में रहता है और फिर प्रकट होता है, तो उसके बीच का समय कहलाता है एक कल्प, जो एक बहुत लंबा समय होता है। ब्रह्मांड इसी प्रकार के कई कल्पों से चला आ रहा है। नेक्स्ट है सृष्टि रचनावाद, डिजाइन थ्योरी। स्वामी विवेकानंद भौतिकवादियों की इस बात से सहमत हैं कि बुद्धि ही सृष्टि क्रम का चरम विकास है। आजकल हमें मनुष्य के रूप में प्रकट बुद्धि दिखाई देती है। डिजाइन थ्योरी क्या कहती है? स्वामी विवेकानंद भौतिकवादियों से इस बात से सहमत हैं कि बुद्धि ही सृष्टि क्रम का चरम विकास है। और बुद्धि हमें कहाँ दिखाई देती है? प्रकट बुद्धि मनुष्य के रूप में दिखाई देती है। इसका अर्थ यह नहीं कि बुद्धि की उत्पत्ति अब हुई है। बुद्धि अप्रकट रूप में सदैव उपस्थित रही है। इसका अर्थ यह नहीं कि बुद्धि अभी खोजी गई, अभी इसकी उत्पत्ति हुई। इसका मतलब क्या है कि बुद्धि अप्रकट रूप से सदा रही है। पूर्ण रूप से विकसित मानव के साथ ही सृष्टि का अंत है। जब मानव पूरी तरह से विकसित हो जाएगा तो उसके साथ ही क्या हो जाएगा? सृष्टि का अंत हो जाएगा। इस जगत में जो बुद्धि प्रकट हो रही है, उस सर्वव्यापक बुद्धि का नाम ही ईश्वर है। वैदिक काल में आज जैसे वैज्ञानिक साधन उपलब्ध नहीं थे, उस समय ब्रह्मांड उत्पत्ति के विषय में कल्पना कर लेना बहुत बड़ी बात है। अब उसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, उससे संबंधित कुछ सिद्धांत हैं। इसमें हम पढ़ेंगे जैव केंद्रिकता का सिद्धांत,
20वीं शताब्दी में कई प्रसिद्ध वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि केवल भौतिक नियमों के आधार पर सृष्टि के सृजन व संचालन को नहीं समझा जा सकता है। केवल फिजिकल लॉज या फिजिकल रूल्स के आधार पर ही सृष्टि के निर्माण और संचालन को नहीं समझ सकते। उन्हें लगा संपूर्ण विश्व एक ही पदार्थ का बना है जो महाविस्फोट के समय बना था तथा उसी पदार्थ से चेतना उत्पन्न हुई। विश्व की सभी वस्तु अलग अलग दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में वे एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। सभी का अस्तित्व महासागर रूपी परम ब्रह्म की बूंद की तरह होता है। जैसे महासागर की प्रत्येक बूंद सागर से जुड़ी रहती है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए नोबेल पुरस्कार विजेता चिकित्सा शास्त्री रॉबर्ट लांजा ने खगोल शास्त्री बॉब बर्मन के साथ 2007 में जैव केंद्रिकता का सिद्धांत दिया। तो ये सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार विश्व का अस्तित्व जीवन या चेतना के कारण है। तो जैव केंद्रिकता का सिद्धांत क्या कहता है कि विश्व का जो अस्तित्व है किसकी वजह से है? चेतना की वजह से या जीवन की वजह से है। या ये कहा जा सकता है कि जीवन के सृजन व विकास के लिए ही विश्व की रचना हुई है। अतः चेतना के आधार पर ही सृष्टि के स्वरूप को समझा जा सकता है। बिना चेतना के विश्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर संसार में जीवन नहीं हो, चेतना नहीं हो, तो विश्व की कल्पना भी कौन करेगा, कैसे करेगा? जैव केंद्रिकता के सिद्धांत में दर्शन शास्त्र से लेकर भौतिक शास्त्र के सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है। इसमें फिलॉसफी और फिजिक्स के सिद्धांतों को शामिल किया गया है। मानव की स्वतंत्र इच्छा शक्ति को निश्चितता एवं अनिश्चितता दोनों ही तरह से नहीं समझा जा सकता है। विश्व के भौतिक स्वरूप को निश्चित मानने पर, अगर भौतिक स्वरूप को निश्चित मानते हैं तो इसकी प्रत्येक घटना की पूर्व घोषणा संभव होगी, और अनिश्चित मानते हैं तो पूर्व में कुछ भी नहीं कहा जा सकेगा। जगत में जीव निश्चित व अनिश्चित इच्छा का प्रदर्शन स्वतंत्र रूप से करता रहता है। इसे जैव केंद्रिकता द्वारा ही समझा जा सकता है। जैव केंद्रिकता सिद्धांत के अनुसार आइंस्टीन की स्थान व समय की अवधारणा का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, अपितु ये सब मानव चेतना की अनुभूतियां मात्र हैं। लांजा का मानना है कि चेतना को केंद्र में रखकर ही भौतिकी की कई अबूझ पहेलियों को, जैसे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, दोहरी झिर्री प्रयोग तथा बलों के सूक्ष्म संतुलन, विभिन्न स्थिरांक व नियमों का सजीव सृष्टि के अनुरूप होना आदि को समझाया जा सकता है। जैव केंद्रिकता सिद्धांत के पक्षधरों का कहना है कि प्रकृति की प्रत्येक घटना मानव हित में घटित हुई लगती है। जो भी घटना होती है वो मानव के हित में होती है। ये मानना है जैव केंद्रिकता सिद्धांत के समर्थकों का, पक्षधरों का। जैसे पृथ्वी पर अरबों साल पहले उल्कापात हुआ, वो भी मानव हित में ही हुआ था, जिसकी वजह से डायनासोर के नष्ट हो जाने के कारण स्तनधारियों का तीव्र गति से विकास हो सका। कि बहुत पहले उल्कापात हुआ था, ऊपर से कोई उल्का आके गिरी थी, जिसके कारण क्या हुआ, डायनासोर नष्ट हो गए, और उसके बाद ही स्तनधारी तीव्र गति से विकास कर सके। और इसमें यदि उल्का अपने आकार से कुछ और बड़ी होती, जो उल्का थी उससे कुछ आकार बड़ा होता, या उसके पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश होते समय कुछ अलग कोण होता, अलग एंगल से पृथ्वी में प्रवेश करते वातावरण में, तो संपूर्ण जीवन नष्ट हो सकता था। तो क्या कहा जा सकता है कि वह उल्कापात मात्र एक दुर्घटना नहीं,
दुर्घटना नहीं होकर प्रकृति की पूर्व नियोजित घटना थी, ऐसा ही होना था। तो जैव केंद्रिकता का सिद्धांत क्या मानता है कि कोई भी घटना होती है वह स्वयं नहीं होती बल्कि पूर्व नियोजित होती है और प्रत्येक घटना मानव के हित में होती है। जैव केंद्रिकता का सिद्धांत डार्विन के विकासवाद को स्वीकार नहीं करता। डार्विन ने क्या बताया था कि योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया था, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था कि जो योग्य जीव होते हैं प्रकृति उनका चयन करती है जिससे विकास होता है। तो जैव केंद्रिकता का सिद्धांत डार्विन के विकासवाद को भी स्वीकार नहीं करता, कि जैसे डार्विन ये कहता है कि योग्य प्राणी जीवन संघर्ष में विजयी रहता है, जो जीवन संघर्ष में हार जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, और जो जीवन संघर्ष में विजयी रहते हैं उनसे नई जाति की उत्पत्ति होती है। लेकिन जैव केंद्रिकता क्या मानता है कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, कौन योग्य रहेगा, कौन नष्ट होगा, कौन जीवित रहेगा, कौन हारेगा, ये सब कुछ पूर्व निर्धारित है। जैव केंद्रिकता के सिद्धांत के अनुसार जीवन भौतिकी व रसायन शास्त्र की किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं हो सकता, जैसा कि विकासवाद मानता है। डार्विन द्वारा आकस्मिक घटनाओं के आधार पर जैव विकास को समझाना बच्चों के स्तर पर तो ठीक है, मगर वास्तव में बात उतनी सरल नहीं है। तो ये था जैव केंद्रिकता का सिद्धांत। उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ेंगे बिग बैंग सिद्धांत।